किडनी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है, जो हमारा पानी है और नमक है हमारे शरीर में, उसके संतुलन को बनाए रखता है। डायबिटीज़ की वजह से जब किडनी आवश्यक पदार्थों को शरीर में रोक नहीं पाती और उनको पेशाब के साथ निकालना शुरू कर देती है, ये एक पहला लक्षण होता है, पहला स्टेप होता है जिससे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को पहचान सकते हैं। डायलिसिस एक तरह का आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। एक मशीन होती है जो हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्लूइड्स को बाहर निकालती हैं, और एक टेम्पररी इलाज है। सॉल्ट इनटेक एक आम आदमी का दिन में 5 ग्राम माना जाता है, एक हिंदुस्तानी का। तो डायलिसिस के पेशेंट को 3 से 4 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट दिन में नहीं लेना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो उतना जो बॉडी में नमक है वो कम हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसके वजह से सोडियम लेवल ड्रॉप होता है। हम जब शुगर ड्रिंक्स लेते हैं वो आपके किडनी को नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है और पानी के विकल्प की तरह नहीं काम करता। किडनी को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण इसलिए है, जब तक कि हम उनके कामों को नहीं जानेंगे, किडनी क्या करती है हमारे शरीर में, तब तक आपको किडनी की महत्वता नहीं समझ में आएगी। किडनी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है, जो हमारा पानी है और नमक है हमारे शरीर में, उसके संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम एक्सेसिव पानी लेते हैं या नमक लेते हैं तो उसको अपने शरीर से फिल्टर करके बाहर निकालता है, जिससे कि हमारे शरीर का जो केमिकल बैलेंस है वो बना रहता है। इसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम को कंट्रोल करके हमारा बीपी कंट्रोल करके रखता है किडनी। इसके अलावा जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है, जो ब्लड प्रोडक्शन बोल सकते हैं, खून के निर्माण के लिए आपका किडनी ज़रूरी है। इसके अलावा ये विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सहायक होता है। तो ये हमारे कैल्शियम लेवल, बोन हेल्थ, उसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो हमारे प्रोटीन से नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज जो एक तरह से टॉक्सिन की तरह होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम गुर्दा करता है। तो इतने ये महत्वपूर्ण काम गुर्दा करता है। इसके वजह से आपको किडनी की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। उक्त रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक बहुत ही आम बीमारी है और आप सबको जान के हैरानी होगी कि जितने लोगों की किडनी फेलियर होती है उसमें ये पहले 2 कारणों में से एक है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लंबे समय से, और अगर ये दोनों साथ में हो तो खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उच्च रक्तचाप होना या हाइपरटेंशन होना अपने आप में एक बीमारी तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास है। और मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को घर में ये चीज़ है या आपको भी है तो आप अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहिए, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करिए और जो दवा डॉक्टर आपको बताते हैं उसको समय से और रेगुलरली लीजिए। क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा और धीरे धीरे इसका असर शरीर के बहुत सारे हिस्सों में दिखाई पड़ने लगता है, जिसमें से किडनी भी एक है, और इसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की वजह से हमारी जो धमनियां हैं या आर्टरीज़ हैं जो कि हमारे खून को ले जाती हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। हाई प्रेशर की वजह से उनमें कुछ बदलाव आने लगते हैं और कभी कभार उसकी वजह से उनका जो साइज़ है वो कम पड़ने लगता है। उसके अंदर जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है और एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें फैट डिपॉजिट हो के आर्टरीज़ का जो साइज़ है वो छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और इससे किडनी पे असर पड़ता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज़ की जो अपनी कोशिकाएं हैं उनमें भी काफ़ी असर पड़ता है और किडनीज़ का जो फिल्ट्रेशन पावर है, जो गंदगी को बॉडी से निकालने की क्षमता है, वो भी काफ़ी हद तक कम होने लगती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो किडनी के अंदर शुरू हो जाते हैं और अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली किडनी फेलियर भी इसकी वजह से हो सकता है। अगर हाइपरटेंशन है किसी को घर में और वो व्यक्ति अगर आपको ये कहने लगते हैं कि उनको खाने का मन नहीं कर रहा है, उनकी भूख काफ़ी कम हो गई है, या
कुछ भी खाने के बाद उनको कई बार उल्टियाँ आने लगती हैं या उनको उल्टी जैसा लगता है, जिसको हम लोग नौजिया बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि इससे किडनीज प्रभावित होना शुरू हो गई हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों में यूरिन का जो मात्रा है, यूरिन की जो क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है और अल्टीमेटली जब किडनी शट डाउन होने लगती हैं तो यूरिन बनना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिसको एन्यूरिया बोला जाता है। इसके अलावा जो और भी सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन की वजह से, जिसमें कि किडनीज काम करना बंद करने लगती हैं, ऐसी स्थिति में कभी कभार पूरे शरीर में ड्राइनेस या खुजली का एहसास होने लगता है, जो इस वजह से होता है क्योंकि काफ़ी हद तक यूरिया के पार्टिकल्स स्किन में डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये जानने में आसानी होती है या हमें समझ में आने लगता है कि इस व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज़ के मरीज़ों में किडनी का इन्वॉल्व हो जाना, डायबिटीज़ में किडनी का शामिल हो जाना, या कह सकते हैं हम किडनी के ऊपर डायबिटीज़ का प्रभाव जब आने लगता है तो हम इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से जब किडनी आवश्यक पदार्थों को शरीर में रोक नहीं पाती और उनको पेशाब के साथ निकालना शुरू कर देती है, तो ये एक पहला लक्षण होता है, पहला स्टेप होता है जिससे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को पहचान सकते हैं। सामान्यतः हमारी किडनी का कार्य ये होता है कि वो जो आवश्यक पदार्थ हैं हमारे खून में, उनको रोकती है शरीर में, उनको पेशाब के रास्ते बाहर जाने नहीं देती है, जबकि जो पदार्थ वेस्टफुल हैं उनको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। तो एक तरीके से किडनी हमारे शरीर में एक छन्नी का काम करती है, और जब ये छन्नी अपना काम सही प्रकार से करना बंद कर देती है, यानी आवश्यक पदार्थ जैसे क्या है, आवश्यक पदार्थ प्रोटीन है, आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज है, जब इन चीज़ों को ये बाहर फेंकना शुरू कर देती है, तब हम कहते हैं कि शायद किडनी हमारी सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो एक निश्चित लेवल जो कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का खून में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल होता है, जिसके ऊपर जाने पे ये किडनी के रास्ते बहना शुरू हो जाता है। तो किडनी हमेशा ये कोशिश करती है कि इसको किसी तरीके से बॉडी के अंदर रोका जाए, लेकिन जब ये 180 के ऊपर चला जाता है इसकी मात्रा ब्लड में, तो किडनी उसको रोक नहीं पाती। इसके बाद फिर वो प्रोटीन को निकालना शुरू कर देती है, और प्रोटीन भी हमारे शरीर से बहना शुरू हो जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग मटीरियल है। बिल्डिंग मटीरियल जैसे आप समझिए एक मकान में ईंटें होती हैं, तो एक मकान में ईंटें जो होती हैं वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर वो किसी तरीके से गलना शुरू हो जाए तो मकान खड़ा नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा प्रोटीन गलना शुरू हो जाए और पेशाब के रास्ते बहना शुरू हो जाए तो हमारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे करके बिल्कुल ये अशक्त हो जाएगा, जिसको हम इस्तेमाल करने के लायक नहीं रह जाएंगे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पहला साइन ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन अगर 30 मिलीग्राम प्रतिदिन तक जाता है तो हम इसे बहुत अधिक नहीं मानते, लेकिन अगर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये इस बात का संकेत होता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रोग्रेसिव प्रोटीनूरिया एक खराब संकेत है। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा होने की वजह से भी मधुमेह के रोगियों में प्रोटीन जाना शुरू होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी की बीमारी सिर्फ बढ़े हुए शुगर स्तर से ही नहीं होती, बल्कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को एक साथ नियंत्रित करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, तभी हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को होने से रोक सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे कॉमन समस्या होती है उनकी नसों में असर आना। उसके बाद जो दूसरी सबसे कॉमन समस्या होती है वो गुर्दे पे असर आना, यानी किडनी में असर आना है, जिसको कि हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। और नेफ्रोपैथी की पहचान यही होती है कि आप पेशाब की जांच करें और उसमें आपको प्रोटीन जाता हुआ दिखाई दे। अगर वो प्रोटीन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या प्रतिदिन से कम है तो हम उसे माइक्रोएल्बुमिनूरिया कहते हैं, अन्यथा इसे मैक्रोएल्बुमिनूरिया कहा जाता है। माइक्रोएल्बुमिनूरिया में पेशेंट अगर होता है तो उसको
एक बार के लिए माना जा सकता है कि ये उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी एक संकेत है कि आने वाले समय में मरीज डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जा सकता है। मैक्रो एल्बुमिनुरिया, फ्रैंक एल्बुमिनुरिया इस बात का संकेत है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी की शुरुआत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अगर हम इसको किसी भी लेवल पे नियंत्रित, अपने शुगर के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिश करें और अपने ब्लड प्रेशर को वापस नियंत्रित करने की कोशिश करें, 130 और 80 के अंदर लाने की कोशिश करें, तो हम इस नेफ्रोपैथी को रिवर्ट कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को लक्षणों का पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोग इसके जो लक्षण हैं उनको रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं करते। जैसा मैंने कहा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पहला स्टेप होता है कि हमारी प्रोटीन जो है पेशाब के रास्ते बाहर जाना शुरू हो जाती है। जब प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर जाना शुरू होती है तो एक ऑब्वियस फीलिंग है, एक सामान्य बात है कि इंसान को कमज़ोरी महसूस होती है। कई बार वो इस तरह की कमज़ोरी को तमाम सारी दूसरी चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी कमज़ोरी का उपाय विटामिन की गोलियों में ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी कमज़ोरी का उपाय उनके मधुमेह के अपेक्षित नियंत्रण में है, उनके ब्लड प्रेशर के अपेक्षित नियंत्रण में है। तो ये पहला लक्षण है जिसकी वजह से आप इसको पकड़ सकते हैं और इसको वापस कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की। दूसरी चीज़ जो है, कई बार ये सामान्यतः कमज़ोरी आना या सामान्यतः हमें पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाना, कई बार बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते और इसकी जांच भी नहीं कराते, तो वो लोग आगे की स्टेज में चले जाते हैं जिसमें प्रोटीन का लॉस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब प्रोटीन का पेशाब में जाना अधिक बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन आना शुरू होती है। कुछ लोगों को चेहरे पे सूजन भी आना दिखाई देने लगती है जब किडनी की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। इनमें से कोई भी बात हो तो तुरंत अपने पेशाब की जांच कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, अपने ब्लड शुगर की जांच कराएं। यदि आप पहले से ब्लड शुगर का इलाज ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, और उससे रिलेटेड और जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उन सब के इन्वेस्टिगेशन अपने डॉक्टर से पूछ करके इनको कराएं। तभी आप इससे नेफ्रोपैथी में जाने से रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि जो किडनी डैमेज के सिम्टम्स होते हैं काफ़ी देर बाद आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 90% किडनी डैमेज हो जाती है और उसके बाद आपको जो उसके लक्षण है किडनी डैमेज के वो पता चलते हैं। तो आपको अर्ली स्टेज में किडनी का डैमेज है या नहीं है ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट जो हमारे जो किडनी फेल है या किडनी डैमेज हो चुकी है उसके जो लक्षण हैं उसमें होता है कि कमजोरी लगना, थकान होना, चिड़चिड़ापन, नींद का कम आना, जी मितलाना, उल्टी आना, भूख कम लगना, खून की मात्रा कम होना और कभी कभी शरीर में सूजन हो जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। बट जो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको रिस्क पे होते हैं उनमें केसेज में आपको अलर्ट रहना होता है और उनको रेगुलर टाइम पे कुछ जांचें करा के किडनी के स्वस्थ है या नहीं उसको पता कर सकते हैं। इनमें जो पेशेंट्स हैं जो 60 साल से ऊपर के मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, जो मोटापे से ग्रसित हैं मरीज, उनमें जिनमें आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है किसी भी की मरीज में कि भाई गुर्दे की वजह से कोई बीमारी हुई हो या किसी की डेथ हुई हो, तो उन केसेज में आपको रेगुलर आपको जांच करा के देख सकते हैं। जांचों में आपको जो कराना होता है इसमें आप देख सकते हैं ब्लड का जांच करा के जिसमें क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, यूरिन में आप टोटल प्रोटीन देखते हैं। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, गुर्दे की साइज क्या है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस या सब तो नहीं है। कभी कभी हम लोग सीटी कराते हैं, जीएफआर स्टडी होती है जिससे कि इंडिविजुअल गुर्दे का काम का पता चलता है। और कुछ केसेज जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं उन केसेज में हम लोग कभी कभी किडनी बायोप्सी करते हैं और जो भी बायोप्सी में बीमारी आती है उसके अकॉर्डिंग हम फिर दवाएं देते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि समय के साथ धीरे धीरे आपके गुर्दे में इतना नुकसान हो जाता है कि गुर्दे अपना काम करना कम कर देते हैं। हमारे शरीर में किडनीज़ का काम ये होता है कि जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है
उसको शरीर से बाहर निकालने का काम गुर्दे करते हैं। गुर्दों में किसी भी कारणवश, जिसमें कई बीमारियां हो सकती हैं, कई तरह की दवाइयां हो सकती हैं, या लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण धीरे धीरे गुर्दों में नुकसान शुरू हो जाता है, जिससे गुर्दे अपना सफाई का, जो शरीर से सफाई का काम, वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने का काम धीरे धीरे कम कर देते हैं और किडनीज काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ तब बोलते हैं जब यदि कोई मरीज लक्षणों के साथ, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में मरीज को भूख कम लगना, सुस्ती रहना, शरीर पे सूजन आना, इस तरह के सिम्टम्स यदि स्टार्ट हो जाते हैं तो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक इस तरह के यदि सिम्टम रहते हैं तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके 4-5 कैटेगरी हैं। सीकेडी, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ को हम लोग शॉर्ट में सीकेडी बोलते हैं, सीकेडी 5 से लेके सीकेडी 1। सीकेडी 5 जो लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम क्रोनिक रीनल फेल्योर कहते हैं, कि जिस मरीज़ के गुर्दे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और उसको फिर अल्टीमेटली अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस एक तरह का आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, मशीन होती है जो हमारे शरीर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्लूइड्स को बाहर निकालती हैं, और एक टेम्पररी इलाज है। डायलिसिस से मरीज़ जिंदा रहता है। उसके बाद में यदि हमें डायलिसिस से पेशेंट को फ्री करना होता है तो फिर गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। किडनी ने अपना काम बंद कर दिया है तो हम 3 तरीके से उसका काम कर सकते हैं: खून की डायलिसिस, पेट की डायलिसिस या नई किडनी ट्रांसप्लांट कर देना। यही 3 मुख्य इलाज है। इसमें से किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि वह किडनी के सभी फंक्शंस को सुचारू रूप से चालू कर देता है। पेट की डायलिसिस और खून की डायलिसिस सारे फंक्शंस किडनी के नहीं कर पाता है। वो एक्सेस पानी निकाल देता है, यूरिया क्रिएटिनिन निकाल देता है, नमक और पोटेशियम के बैलेंस को बना देता है, और उसके अलावा भी और बहुत से काम किडनी के हैं जो डायलिसिस की मशीन नहीं कर पाती। जो मरीज एंड स्टेज या अंतिम स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में पहुंच गया है, जिसको हम अगर ऑब्जेक्टिवली या थ्योरेटिकली डिफाइन करें, यानी कि उसके गुर्दे का जो फंक्शन है 15% से कम है, दोनों गुर्दों का फंक्शन, और उसके कारण वो शरीर में से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया क्रिएटिनिन नहीं निकाल पा रहा, और इनकी मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि उसके नॉर्मल जीवन को भी इफेक्ट कर रही है, और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसको उल्टी जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के आसपास सूजन का आना, शरीर में खुजली होना पूरे शरीर में, और उल्टियां आना काफी अधिक मात्रा में, और शरीर में पानी भर जाना, यानी कि आप देख सकते हैं आंखों के आसपास सूजन आ गई है या पैरों में सूजन आ गई है, या इवन फेफड़ों में पानी भर रहा है। तो ये सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स यूरिमिक सिम्टम्स होते हैं। तो जब किडनी की फंक्शनिंग 15% से कम है और ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आने शुरू हो गए हैं, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये समय है कि पेशेंट को डायलिसिस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब हम रुके या हमने देरी की तो ये सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस में टर्न हो सकते हैं, और वो लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा भी हो सकती हैं, जैसे कि खून की उल्टियां आना, फेफड़ों में पूरा पानी भर जाना, बलगम में से खून का निकलना, बेहोश हो जाना, दौरे पड़ना। तो इसलिए जब पेशेंट को ये सिम्टम्स आए और उसका यूरिया क्रिएटिनिन इतनी अधिकतर मात्रा में बढ़ गया है कि गुर्दे का फंक्शन 15% से कम हो जाए, तो हम मानते हैं कि डायलिसिस की जरूरत है। अगर मैं एक 60 साल से ऊपर व्यक्ति की बात करूं तो उसके अगर हम जांच कराएं, जिसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें अगर उसकी यूरिया और क्रिएटिनिन की वैल्यू, यूरिया 200 से ज्यादा और क्रिएटिनिन 5 से ज्यादा हो गया है, और उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि डायलिसिस शुरू करने का समय आ गया है। डायलिसिस के पेशेंट को डाइट की बहुत रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए, तो इसे हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि एक डायलिसिस की डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो पहली चीज, उसमें जो सोडियम की मात्रा या नमक की मात्रा है वो कम करनी चाहिए। सॉल्ट इंटेक एक आम आदमी का दिन में 5 ग्राम माना जाता है, एक हिंदुस्तानी का। तो डायलिसिस के पेशेंट को 3 से 4 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट, सोडियम दिन में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पानी जो है जो दिन में देना चाहिए, उसकी मात्रा जो है वो डिपेंड करती है कि
डायलिसिस पे जो पेशेंट है उसका यूरिन आउटपुट कितना आता है। अगर यूरिन आउटपुट ठीक आता है तो वो तकरीबन 1.5 लीटर या 2 लीटर तक पानी पी सकता है। लेकिन अगर यूरिन आउटपुट कम होता है, जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज में कम हो जाता है, तो उसकी पानी जो हमें पीना है पेशेंट को 24 घंटे में, वो 1 लीटर या उससे कम पिया जाना है। इसके अलावा किडनी का काम होता है शरीर में से पोटेशियम और फास्फोरस को निकालना। तो अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसको पोटेशियम और फास्फोरस कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स की कम से कम मात्रा लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पोटेशियम उसे कम करना है तो फ्रूट्स आप कम से कम लें। इसमें सिर्फ सेब, पपीता, अमरूद 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, तो ये हम यूजुअली प्रमोट करते हैं, पेशेंट को कहते हैं ये फ्रूट आप ले सकते हैं। नारियल पानी ना लें, ड्राई फ्रूट्स ना लें। इसके अलावा आंवला, अचार, चटनी, कच्चा टमाटर या कच्चा आलू खाने से भी पोटेशियम बढ़ सकता है, तो इनका सेवन कम करें। जहां तक कि फास्फोरस की बात है तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, नट्स को अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा डायलिसिस अच्छे पदार्थ भी निकालता है शरीर से, तो गंदे पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड्स हैं वो तो निकल ही रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छे पदार्थ हैं वो भी निकल रहे हैं। तो अच्छे पदार्थ यानी कि शरीर में से प्रोटीन, अगर प्रोटीन निकलेगा तो शरीर का जो मसल मास है, इम्यूनिटी है, वो कम होगा। तो डायलिसिस के पेशेंट को हम कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाएं। नॉनवेज अगर खाने वाला व्यक्ति है तो नॉनवेज खाएं। अगर नॉनवेज नहीं खाता पेशेंट तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं प्रोटीन पाउडर देते हैं, या वेजिटेरियन डाइट में उसको सजेस्ट करते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, ऐसी चीजों की जो मात्रा है वो अपने उसमें बढ़ाए डाइट में। जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं या कुछ परसेंटेज ऑफ मरीजों में एक ही किडनी होती है, या कुछ लोगों में किसी ऑपरेशन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से एक किडनी निकाल दी गई है और ये है, और उसकी दोनों किडनियां आप काम करने लायक नहीं हैं, तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर खतरा रहता है, तो उसमें प्रत्यारोपण हमको करना पड़ता है। इसमें यह है कि आपको किसी दूसरे स्वस्थ आदमी की जिसकी दोनों किडनियां अच्छी हैं उसकी एक किडनी निकाल के और स्वस्थ मरीज की किडनी लगानी पड़ती है। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें जो मानक हैं सरकार की तरफ से, उसको हमको पूरा करना पड़ता है कि वो उनके खून के रिश्तेदार हों, ब्लड मैचिंग हो, एबीओ टाइप हो, बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जो हमको उसके पहले करनी पड़ती हैं। फिर सीएमओ से, डीएम से हमको इनका परमिशन लेनी पड़ती है, उनके पास हलफनामा देना पड़ता है। ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं और ये होता है कि हम लोग वो करते हैं, तब एक स्वस्थ आदमी, उनके जो रिश्तेदार हैं, माँ बाप और 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका एक स्वस्थ किडनी निकाल के हम उस मरीज में लगाते हैं और उसकी किडनी जो खराब हो गई उसको निकाल देते हैं बाहर। अधिक पानी किडनी के लिए हानिकारक इसलिए होता है कि हम जब ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी का जो सोडियम लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। सोडियम लेवल कम होने की वजह से शरीर में पानी भर जाना, ऐसे सारी चीजें होगी। आप हमेशा थकावट महसूस करेंगे सोडियम लेवल कम होने की वजह, आपका बीपी हमेशा कम रहेगा और आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आप थोड़े सुस्त सुस्त रहेंगे। तो सोडियम लेवल पानी अगर ज्यादा पीते हैं तो उतना जो बॉडी में नमक है वो कम हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसके वजह से सोडियम लेवल ड्रॉप होता है। तो इसीलिए जितनी जरूरत है उतना ही पानी पीना चाहिए, जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना चाहिए। जो जगे हुए इंसान है, जो बीमार नहीं है, जो जिनको सारी चीज समझ में आ रही, जो कोमा में नहीं है, उनको हमेशा पानी का थर्स्ट एक मैकेनिज्म होता है, प्यास लगना एक मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी हमको बार बार बताती है कि अभी हमको पानी पीना चाहिए। सो उसके वजह से हम जनरली ओवर ड्रिंक नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, ओवर ड्रिंकिंग, जैसे कोई जिम में काम कर रहा, जिम में जाता है तो उनको बोला जाता है आप बहुत पानी पिए, बहुत पानी पीजिए, बट ऐसा नहीं, ऐसा बराबर नहीं है ज्यादा पानी पीना भी, इससे सोडियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो जैसे कि हमें पता है जल ही जीवन है बोलते हैं, उसी प्रकार से जब भी हमारे बहुत सारे किडनी के पेशेंट देखा जाता है कि एब्सोल्यूट डिहाइड्रेशन, मतलब जैसे कि पानी की कमतरता के कारण किडनी की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। अक्सर ये ज्यादा पाया जाता है हमारे किसानों में। बहुत बार देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे बहुत, एक बेल्ट है जहाँ पे किडनी के पेशेंट बहुत गाँवों में एक साथ पाए जाते हैं। वैसी जगह पे पाया गया है कि बहुत बार वो किसान ज्यादा खेत में काम करने की वजह से और पैरेलली
उसके साथ साथ उनको कभी नहीं ले पा रहे हैं पानी और पूरा काम करते रह रहे हैं, उस वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत टाइम बाद ऐसा पता चलता है कि उनको किडनी के इश्यूज आ गए हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि पानी तो एडिक्वेट मात्रा में, बहुत राइट मात्रा में लेना जरूरी है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी लेना है या कम लेना है, पर आपको प्यास लगे तो पानी जरूर जरूर पी लेना है। उसका महत्व ज्यादा है किडनी को बचाने के लिए। मिनिमम अगर देखा जाए तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, हालांकि 2 से 3 लीटर बोला जाता है कि हमारी एक जरूरत जो शरीर की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए 2 से 3 लीटर का पानी का सेवन करना बेहतर है। पर अगर आपको प्यास लग रही है, प्यास मुताबिक भी पानी पी सकते हैं। जैसे कि गर्मी का समय है तो गर्मी में ज्यादा पानी की जरूरत लगेगी, उसी प्रकार से जैसे सर्दी का मौसम आएगा वैसे ही पानी की जरूरत कम लगेगी। तो ऐसा फिक्स नहीं है, पर आप अपने मन मुताबिक, प्यास के मुताबिक 2 से 3 लीटर अवश्य लें। अधिक पानी किडनी के लिए हानिकारक है अगर वो समझ लीजिए 12, 13, 14 लीटर के ऊपर जाता है। बहुत बार किडनी की एक क्षमता है, किडनी एक क्षमता के अनुसार पानी को डाइल्यूट, पानी को एकदम गाढ़ा बना सकती है, पेशाब को गाढ़ा बना सकती है, उसी तरीके से पेशाब को हल्का बना सकती है। तो जो उसकी ये क्षमता को अगर हमने क्रॉस किया तो अक्सर देखा गया कि 13 से 14 लीटर के ऊपर अगर आप पानी पिए तब आपको किडनी पानी उतना मात्रा में बाहर पेशाब से नहीं निकलेगा और वो पानी जमा होकर आपका सोडियम को नुकसान पहुंचाएगा। पानी का कोई विकल्प ऐसा देखा जाए तो नहीं है। बहुत बार ये भी पाया गया है कि हम जब शुगर ड्रिंक्स लेते हैं वो आपके किडनी को नुकसान ज्यादा पहुंचाता है और पानी के विकल्प की तरह नहीं काम करता। पर जैसा देखा गया है कि चावल का पानी या फिर कोकोनट वाटर, ये सब पानी के अच्छे विकल्प हैं। और अगर आपको कोई बीमारी है स्पेसिफिक, जैसे कि शरीर में पोटेशियम ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो वो सब विकल्प को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके डॉक्टर की सलाह के साथ लेना जरूरी है। ऐसा पानी के अलावा अगर आप जैसे कोई बहुत ज्यादा गर्मी से आए हैं तो नींबू पानी, नमक डाल के, शक्कर डाल के थोड़ा सा ले सकते हैं। डाइट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कार्ब्स कम खाइए, फैटी चीज कम खाइए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हमारी कैलोरीज जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए दिन भर की। तो जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, यंग पेशेंट्स है बोलो, या तो फिर यंग लोग हैं, उनको कम से कम 2100 से 2200 किलो कैलोरी का उनका आहार होना चाहिए। आजकल सब लोग अपना कैलोरी इनटेक काउंट करते हैं, तो इसलिए मैं नंबर्स में बता रही हूँ कि 2100 से 2200 तक उनका कैलोरी इनटेक होना चाहिए, जो 60 वर्ष से नीचे है। और जो 60 वर्ष के ऊपर है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम होता है, तो उनको उनको 1800 से 1900 तक का उनका दिन भर का कैलोरी इंटेक होना चाहिए। कैलोरी इंटेक में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स दोनों होने चाहिए, बट फैटी फूड की मात्रा कम होनी चाहिए। दूसरी बात है हमारा सोडियम लेवल। जो हमारा सोडियम लेवल है, हमें थोड़ा कम सोडियम खाना चाहिए। हमारा नमक का प्रमाण है वो कम रखना चाहिए। स्पेसिफिकली उन लोगों में जिनको रक्तचाप की बीमारी, जो बीपी का बीमारी है, उनमें सोडियम की मात्रा हमेशा कम होनी चाहिए। सोडियम उनको मतलब जो नमक है उनको 5 ग्राम से ऊपर नहीं खाना चाहिए। और ऊपर से जो हम छिड़कते हैं नमक की, कोई भी चीज में इसमें कम है हम ऊपर से डालेंगे, वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। अभी ये 5 ग्राम हम कैसे गिनेंगे? जैसे लेमन के लिए, जैसे जब सबके घर में तो तराजू नहीं होगा, तो इसको हम एक चपटी के हिसाब से गिन सकते हैं, अपनी चुटकी से गिना जा सकता है। हमको एक, जैसे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो एक चुटकी नमक, हम लंच कर रहे हैं तो 2 चुटकी नमक, और हम डिनर कर रहे हैं तो 2 चुटकी नमक। ये ऐसा हिसाब होता है 5 ग्राम का। और हमें जैसे फरसान खा रहे हैं, पिकल्स खा रहे हैं, अचार है, पापड़ है, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर किसी को हाइपरटेंशन का बीमारी है। सो इससे हम हमारा जो बीपी है हम कंट्रोल में रख सकते हैं। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें भी सोडियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, वो भी हमको कम से कम खाने चाहिए। तीसरी बात है फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स भी हमारे किडनी को बहुत हार्मफुल होते हैं। स्पेसिफिकली जो अगर हम फॉस्फेट पिरामिड देखें तो उसमें जो हम कैंड फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स है,
या तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें बहुत मात्रा में फॉस्फेट्स होते हैं। ये किडनी को डायरेक्टली हार्म करते हैं, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको भी इंजुरी करते हैं। तो हमें वो कम से कम खाना चाहिए। ये पिरामिड का सबसे ऊपर का भाग है। जो अगर बीच का भाग देखा जाए, जो मीट है, पोल्ट्री है, उसमें भी बहुत मात्रा में फॉस्फेट्स होते हैं। तो जो एनिमल प्रोटीन्स है उसमें ज्यादा फॉस्फेट्स होते हैं बल्कि प्लांट प्रोटीन इज स्टिल सेफ, आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्रोटीन इंटेक जिसका ज्यादा होता है उसमें और फॉस्फेट जाता है। तो स्पेसिफिकली जो पोल्ट्री वाला प्रोटीन है या मीट प्रोटीन है उसमें फॉस्फेट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अगर आप एग योक खाते हैं या फिर एग योक में भी काफी फॉस्फेट होता है, बट वो स्टिल ओके है, उतना प्रमाण नहीं है। बट सीरियल्स, लेग्यूम्स, ये भी एक सोर्स है फॉस्फेट का, बट उसमें काफी कम लेवल में फॉस्फेट्स होते हैं। तीसरी बात है, हमें पोटेशियम इंटेक भी कम रखना चाहिए। हम वो कैसे रख सकते हैं? अगर किसी भी किडनी के पेशेंट है या फिर नॉर्मल भी पेशेंट है, तो हमें पोटेशियम की मात्रा भी, कौन से फ्रूट्स में पोटेशियम ज्यादा होते हैं? अगर हम देखें, ऑरेंजेस, बनाना है, कोकोनट वाटर है, इसमें बहुत पोटेशियम होता है। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए इतना दिक्कत नहीं होता है पोटेशियम का, बट जो किडनी के पेशेंट है उनको स्पेसिफिकली पोटेशियम डाइट में हाई पोटेशियम डाइट अवॉइड करना चाहिए। जैसे नट्स होते हैं, मतलब काजू, बादाम, पिस्ता, या तो फिर ग्राउंडनट, अपना सिंगदाना, और दूसरा ऑरेंजेस, बनाना, टमेटोज, इसमें बहुत पोटेशियम होता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हर आहार का बेसिक फंडा यही होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसको बैलेंस बना के रखें।